इस गहरे अध्ययन में स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, मतलब वो सतह पर बहुत ही साधारण लग सकता है। बिल्कुल। लेकिन गहराई में जाने पर ये हमारी पूरी सोच को झकझोरने की ताकत रखता है। अक्सर हम भारी भरकम रिसर्च पेपर या जटिल डेटा पर बात करते हैं। हाँ, या फिर भविष्य की तकनीकों पर। सही कहा। लेकिन आज का हमारा स्रोत कोई अत्याधुनिक शोध नहीं है। ये एक बहुत ही बुनियादी दस्तावेज है। कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी। ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प चुनाव है आज के लिए, है ना? अब इससे पहले कि ये विचार आए कि हम वापस स्कूल के दिनों की बात क्यों कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है कि ये स्रोत हमें एक बहुत ही गहरी बात याद दिलाता है। हम बड़े होकर अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में वो सबसे अहम चीज खो देते हैं, जो इंसान को इंसान बनाती है। सवाल पूछने की कला। एग्जैक्टली, सवाल पूछने की कला। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। उम्र बढ़ने के साथ इंसानी दिमाग का काम करने का तरीका बदल जाता है। बचपन में हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। हम हर चीज पर सवाल उठाते हैं, जैसे आसमान नीला क्यों है? हाँ, या तारे क्यों चमकते हैं, चींटियां हमेशा एक ही लाइन में क्यों चलती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम वयस्क होते हैं, ये जिज्ञासा कहीं खो सी जाती है। हमारा ध्यान इस बात पर ज्यादा होता है कि वाईफाई क्यों नहीं चल रहा है, बिल्कुल, या आज ट्रैफिक इतना क्यों है। वही तो, हम चीजों के पीछे का कारण खोजना बंद कर देते हैं और बस दुनिया को वैसी ही स्वीकार कर लेते हैं जैसी वो दिखती है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि विज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ सफेद कोट पहनकर बंद प्रयोगशालाओं में की जाती है। रसायनों के साथ। जी, यह एक नजरिया है, दुनिया को देखने का एक चश्मा है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब हम विज्ञान को एक नजरिए की तरह देखते हैं, तो इसका पूरा मतलब ही बदल जाता है। ये सिर्फ रटे रटाए तथ्यों का पुलिंदा नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं। ये अध्याय विज्ञान को ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने वाले एक बड़े रोमांच की तरह पेश करता है। सोचने का, चीजों को ध्यान से देखने यानी ऑब्जर्व करने का, और फिर उस पर काम करने का। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए स्रोत ने एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी या उदाहरण का इस्तेमाल किया है। वो जिगसॉ पजल वाला। हाँ बिल्कुल, इसमें विज्ञान की तुलना एक विशाल, कभी ना खत्म होने वाले जिगसॉ पजल से की गई है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा पजल है जिसके करोड़ों टुकड़े हैं। हर बार जब इंसान कोई नई खोज करता है, तो वो इस विशाल पजल में एक नया टुकड़ा जोड़ देता है। और ये पजल कभी पूरा नहीं होता। सही कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पजल के पूरा होने की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान का हर नया टुकड़ा जो हम लगाते हैं, वो हमें और भी नए सवालों की तरफ ले जाता है। पर क्या ये हताश करने वाला नहीं है? मेरा मतलब है, इंसान सालों तक मेहनत करता है, पजल का एक हिस्सा पूरा करता है, और फिर अचानक पता चलता है कि कोई टुकड़ा गलत जगह लग गया था। ये आम जिंदगी में तो हताश करने वाला लग सकता है। हाँ, क्योंकि असल जिंदगी में या किसी दफ्तर में अगर कोई अपनी गलती मानता है, तो उसे विफलता या नाकामी माना जाता है। लोग अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। सतही तौर पर देखें तो शायद ये हताश करने वाला लगे, लेकिन असल में यही विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत है। और यहीं पर वयस्कों की दुनिया और वैज्ञानिक सोच के बीच का अंतर साफ दिखाई देता है। वो कैसे? क्योंकि विज्ञान में जब ये पता चलता है कि पजल का कोई टुकड़ा गलत जगह लग गया था, तो उसे एक हार की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि नई खोजों और नए डेटा के आधार पर पुरानी समझ को बदलना, उस गलत टुकड़े को हटाकर सही जगह पर लगाना, ये प्रगति का प्रतीक है। मतलब गलती मानना कोई बुरी बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। अपनी गलती मानना और उसे सुधारना विज्ञान में कमजोरी नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया का सबसे अनिवार्य और जश्न मनाने वाला हिस्सा है। जब हम गलत धारणाओं को तोड़ते हैं, तभी दुनिया को देखने की हमारी समझ और भी साफ होती है। ये नजरिया वाकई बहुत ताज़ा है। और ये खोज सिर्फ दूरबीन लगाकर गैलेक्सी देखने या माइक्रोस्कोप में वायरस खोजने तक सीमित नहीं है। ये पाठ्य पुस्तक इस बात को बड़े ही शानदार ढंग से स्थापित करती है कि विज्ञान हर जगह मौजूद है। हर एक जगह। समुद्र के किनारे पड़ी रेत के छोटे छोटे कणों से लेकर बर्फ से ढके विशाल पहाड़ों की चोटियों तक, घास की एक छोटी सी पत्ती के आकार से लेकर मीलों तक फैले घने जंगलों के इकोसिस्टम तक। बिल्कुल। और अगर हम रोजमर्रा की घटनाओं को देखें, तो हर चीज के पीछे एक व्यवस्था है। रात के आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, या एक छोटे से पौधे की कली को कैसे पता चलता है कि वसंत आ गया है और अब उसे फूल बनना है। ये सच में एक जादू जैसा लगता है। लेकिन ये जादू नहीं, विज्ञान है।
समुद्र की अथाह गहराइयों के दबाव से लेकर बाहरी अंतरिक्ष के शून्य तक, और हमारे घरों की रसोई में पकने वाले खाने से लेकर खेल के मैदान में फेंकी गई एक गेंद की गति तक, विज्ञान हर जगह काम कर रहा है। और अक्सर इतिहास की सबसे क्रांतिकारी खोजें उन्हीं जगहों से हुई हैं जहां किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। हाँ, क्योंकि किसी एक इंसान ने रुककर उस रोजमर्रा की घटना पर एक सवाल पूछ लिया था। अब यहाँ मुद्दा सच में बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि स्रोत सीधे तौर पर हमारी दैनिक जिंदगी के कुछ बहुत ही सटीक और आम उदाहरण देता है। ऐसे उदाहरण जो हर इंसान के साथ हर दिन होते हैं। जैसे कि पेन वाला उदाहरण। बिल्कुल। मान लीजिए कोई एक बहुत ही जरूरी नोट्स लिख रहा है और अचानक उसका पेन लिखते लिखते रुक जाता है। क्या कोई भी आम इंसान उस पेन को तुरंत फेंक कर हार मान लेता है? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करते। नहीं ना। उस समय हमारा दिमाग तुरंत एक समस्या समाधान मोड में चला जाता है। पहला सवाल आता है कि पेन ने लिखना क्यों बंद कर दिया? क्या रिफिल की स्याही खत्म हो गई है, या शायद ढक्कन खुला रह जाने की वजह से स्याही सूख गई है? और सिर्फ पेन ही क्यों, रसोई का वो उदाहरण भी बहुत सटीक है। कुकर वाला। हाँ, जहाँ चूल्हे पर कुकर रखा है और अचानक सीटी बजने से पहले ही दाल का पानी उबलकर बाहर आने लगता है। उस समय खाना पकाने वाला कोई भी व्यक्ति एक वैज्ञानिक की तरह ही सोच रहा होता है। वह तुरंत कई संभावनाओं पर विचार करता है। बिल्कुल। क्या कुकर में पानी ज्यादा डाल दिया गया था? क्या गैस की आंच बहुत तेज थी? या शायद कुकर का रबर बैंड ढीला हो गया है? और बाहर निकलते ही सड़क पर भी यही होता है। एक साइकिल या मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति जब देखता है कि अचानक टायर बैठ गया है, तो वह पंचर बनाने वाले के पास जाता है। और वो मैकेनिक सबसे पहले क्या करता है? वह खोजने की कोशिश करता है कि आखिर हवा निकली कहाँ से। वह टायर को पानी में डुबोकर बुलबुले ढूंढता है। सही। या फिर एक इलेक्ट्रिशियन का ही उदाहरण ले लें, जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कमरे का बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। वो सीधे तार नहीं बदलता। वो पहले चेक करता है कि क्या बल्ब फ्यूज हो गया है, या स्विच में कोई खराबी है, या फिर पीछे से ही पावर कट है। तो एक तरह से हम सब वैज्ञानिक हैं। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो पता चलता है कि अनजाने में ही सही, हर इंसान हर दिन एक वैज्ञानिक की तरह ही काम करता है। जब हम सवाल पूछते हैं, संभावनाएं तलाशते हैं और उनके जवाब खोजने की कोशिश करते हैं, तो हम उसी वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड का पालन कर रहे होते हैं जो किसी बड़ी प्रयोगशाला में होता है। यह बहुत ही सशक्त विचार है ना? विज्ञान सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों को याद करने का नाम नहीं है। यह समस्याओं को सुलझाने की एक चरण दर चरण चलने वाली प्रक्रिया है। इस पाठ्यपुस्तक ने इस प्रक्रिया को 5 बहुत ही स्पष्ट और तार्किक चरणों में बांटा है। और ये 5 चरण इतने बुनियादी हैं कि हर इंसान अपनी जिंदगी में इनका इस्तेमाल करता है। तो चलिए बिना किसी भारी तकनीकी शब्दों के उन 5 चरणों को एक-एक करके डिकोड करते हैं। पहला चरण है अवलोकन या ऑब्जर्व करना। इसका मतलब है अपने आसपास की दुनिया में किसी ऐसी चीज पर ध्यान देना जो रोचक हो या जो अचानक काम करना बंद कर दे। जैसे हमने पेन के रुकने पर ध्यान दिया या कुकर से दाल को बाहर गिरते हुए देखा। और अवलोकन के तुरंत बाद आता है दूसरा चरण, प्रश्न या वंडर करना। ये वो पल है जहां जिज्ञासा जन्म लेती है, जब हम रुककर सोचते हैं और एक सवाल खड़ा करते हैं। जैसे पेन ने लिखना क्यों बंद कर दिया, या बल्ब क्यों नहीं जल रहा। बिल्कुल, ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सही सवाल पूछे सही जवाब तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसके बाद आता है तीसरा चरण, अनुमान या गैस लगाना। यानी दिमाग में एक थ्योरी बनाना। हम उस सवाल के संभावित जवाब के बारे में सोचते हैं। हम एक तार्किक अनुमान लगाते हैं कि शायद रिफिल की स्याही खत्म हो गई है, या शायद बल्ब फ्यूज हो गया है। सही कहा। लेकिन विज्ञान सिर्फ अनुमान लगाकर नहीं रुकता। यहीं पर चौथा चरण आता है, परीक्षण या टेस्ट करना। अब हमें ये परखना है कि हमारा अनुमान सही है या नहीं। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं या चीजों को और गहराई से देखते हैं। हम पेन को खोलकर उसकी रिफिल को रोशनी में देखते हैं। हम बल्ब को निकालकर किसी दूसरे होल्डर में लगाकर देखते हैं। या जैसे मैकेनिक टायर को पानी के टब में डालकर हवा के बुलबुले खोजता है, वो एक परीक्षण ही तो है। और फिर आता है अंतिम और 5वां चरण, विश्लेषण या एनालाइज करना। हम अपने परीक्षण से निकले परिणामों को देखते हैं और ये तय करते हैं कि क्या हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया। हाँ, अगर पेन को खोलने पर दिखता है कि रिफिल पूरी तरह खाली है, तो हमारा अनुमान सही था। लेकिन अगर रिफिल में अभी भी स्याही बची है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा पहला अनुमान गलत था। और यहीं पर वो जिगसॉ पजल वाला सिद्धांत वापस आता है। अगर अनुमान गलत निकला तो इसका मतलब हार नहीं है।
हम वापस तीसरे चरण पर जाते हैं और एक नया अनुमान लगाते हैं। जैसे कि शायद स्याही आगे जाकर सूख गई है। फिर हम एक नया परीक्षण करते हैं, जैसे पेन की नोक को थोड़ा गर्म करना या उसे जोर से झटकना, और फिर से विश्लेषण करते हैं कि क्या अब पेन चला। ये 5 कदम का चक्र तब तक चलता है जब तक समस्या सुलझ नहीं जाती। ये वाकई कमाल की बात है कि कैसे एक छोटा सा बच्चा, एक मैकेनिक या कोई भी आम इंसान हर दिन इन 5 चरणों अवलोकन, प्रश्न, अनुमान, परीक्षण, विश्लेषण से लगातार गुजरता रहता है। बिल्कुल, हम सब हर दिन इस चक्र से गुजरते हैं। और ये पाठ्यपुस्तक सिर्फ इस विधि को समझाकर ही नहीं रुकती, ये आगे बढ़कर ये भी दिखाती है कि एक इंसान के सोचने और इस दुनिया को एक्सप्लोर करने का दायरा कितना विशाल हो सकता है। इसमें हमारी पृथ्वी की बात की गई है, जो फिलहाल पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जहां जीवन पनपता है। और उस जीवन की विविधता पर भी एक गहरा विचार किया गया है। कैसे एक छोटा सा सूखा और निर्जीव सा दिखने वाला बीज मिट्टी और पानी के संपर्क में आकर एक विशाल पेड़ में बदल जाता है। ये सच में अचरज की बात है। या कैसे एक रेंगने वाला पत्ते खाने वाला कैटरपिलर एक दिन खुद को एक खोल में बंद करता है और फिर एक बेहद खूबसूरत उड़ने वाली तितली में बदल जाता है। ये प्राकृतिक घटनाएं किसी जादू से कम नहीं लगती। लेकिन ये सब उसी प्राकृतिक विज्ञान का हिस्सा है जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इस विविधता का दायरा हमारे भोजन और हमारी रोजमर्रा की सामग्री तक भी जाता है। स्रोत में विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और सांस्कृतिक रूप से विविध देश का जिक्र किया गया है। हाँ, यहाँ के भोजन की विविधता तो अद्भुत है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक भोजन में कितनी वैरायटी है। डोसा, रोटी, दाल, चावल, इडली, ये सब अलग अलग स्वाद और आकार के हैं। लेकिन विज्ञान हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये सब आखिर किन बुनियादी चीजों से बने हैं, इनका कच्चा माल क्या है। और सिर्फ खाना ही नहीं, हमारे आसपास मौजूद हर छोटी बड़ी चीज के पीछे एक मटेरियल साइंस यानी सामग्री का विज्ञान है। जिस कागज पर हम लिखते हैं वो पेड़ों से आता है। ताले को खोलने वाली चाबी एक खास धातु से बनी है ताकि वो टूटे नहीं। नापने वाला रूलर प्लास्टिक का है ताकि वो पारदर्शी और हल्का हो। इरेजर रबर का है ताकि वो कागज को बिना फाड़े पेंसिल के निशान मिटा सकें। हमारे बैग को बंद रखने वाला छोटा सा चुंबक या वो सिरामिक का कप जिसमें हम रोज सुबह गर्म चाय या दूध पीते हैं। क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इन अलग अलग सामग्रियों को एक दूसरे से अलग कैसे किया जाता है? या क्यों चाय का कप धातु का नहीं बनाया जाता ताकि हमारे हाथ ना जलें? ये सारे सवाल उसी बुनियादी विज्ञान का हिस्सा हैं। और पानी? इस किताब में पानी को लेकर जो बातें कही गई हैं वो किसी को भी सीधे उनके बचपन के दिनों में ले जा सकती हैं। पानी के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। स्रोत एक बहुत ही प्यारा सा सवाल पूछता है कि क्या कभी बारिश होने पर सड़क पर बने पानी के गड्ढों में छपाक से कूदने का मजा लिया है? हाँ, ये एक ऐसा अनुभव है जो लगभग हर इंसान की यादों में बसा है। लेकिन उस मासूमियत के पीछे भी विज्ञान है। बारिश आखिर क्यों होती है, समुद्र का पानी भाप कैसे बनता है और फिर बादलों से पानी कैसे बरसता है। पानी तापमान के साथ जो अनोखा खेल खेलता है वो अपने आप में एक चमत्कार है। बिल्कुल, तापमान का वो खेल हमारे जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करता है। कैसे पानी को जब 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है तो वो ठोस बर्फ बन जाता है, और जब उसे 100 डिग्री तक गर्म करते हैं तो वो उबलकर हवा में भाप बन जाता है। स्रोत ये भी याद दिलाता है कि कैसे मौसम के हिसाब से हमारी जरूरतें बदलती हैं। सर्दियों में हम नहाने के लिए गर्म पानी ढूंढते हैं और गर्मियों की चिलचिलाती धूप से आकर हमें फ्रिज का ठंडा पानी चाहिए होता है। हम इस गर्म और ठंडे को कैसे महसूस करते हैं, चाहे वो पानी का तापमान हो, मौसम की गर्मी हो या फिर बीमार पड़ने पर शरीर का तापमान नापना हो। यह पता लगाना कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। और इन सब अनगिनत सवालों के जवाब ढूंढने की जो यात्रा है उसके बारे में इस अध्याय ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है। क्या बात है वो? ये कि विज्ञान कभी अकेले बंद कमरों में नहीं किया जाता। ये एक सामूहिक प्रयास है। दुनिया भर के वैज्ञानिक बड़ी बड़ी टीमों में एक साथ मिलकर काम करते हैं। वे अपने डेटा साझा करते हैं, एक दूसरे की गलतियों से सीखते हैं, एक टीम की तरह। हाँ, ये किताब साफ तौर पर कहती है कि अगर कभी ऐसा हो कि आपको अपने किसी सवाल का जवाब ना मिले तो हार मत मानिए। अपने दोस्तों के पास जाइए, शिक्षकों से पूछिए, साथ मिलकर चर्चा कीजिए। क्योंकि जब अलग अलग दिमाग एक साथ मिलते हैं तो चीजों को खोजना और समझना हमेशा ज्यादा आसान और मजेदार हो जाता है। बिल्कुल सही। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरे गहरे अध्ययन का निचोड़ निकालें
तो इसका साफ मतलब यही है कि इंसान को कभी भी अपने अंदर के उस जिज्ञासु बच्चे को मरने नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए। यही विज्ञान का मूल है। स्रोत के अंत में एक बहुत ही चतुर और बेहतरीन अंग्रेजी शब्द खेल या पन का इस्तेमाल किया गया है, जो इस पूरी चर्चा को एक सूत्र में पिरो देता है। उसमें कहा गया है कि अगर एक समझदार इंसान बनना है, जिसे अंग्रेजी में वाइज कहते हैं, तो आपको क्यों यानी वाइज पूछने वाला इंसान बनना होगा। ये बहुत ही बढ़िया शब्द खेल है। बिना सवाल पूछे, बिना क्यों जाने, कोई भी इंसान सच्चा ज्ञान हासिल नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही शानदार विचार है। वाइज बनने के लिए वाइज पूछना जरूरी है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि विज्ञान और ज्ञान एक कभी ना खत्म होने वाले जिक्सॉ पजल की तरह हैं, जहां गलतियां भी प्रगति का हिस्सा हैं। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि विज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पेन के रुकने से लेकर साइकिल का टायर पंचर होने तक रोजमर्रा की जिंदगी में हम उसी 5 कदम वाली वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल करते हैं: अवलोकन, प्रश्न, अनुमान, परीक्षण और विश्लेषण। और सबसे बड़ी बात, हमारे आसपास के पर्यावरण, भोजन और सामग्रियों की असीमित दुनिया में खोजने के लिए इतना कुछ है जो केवल एक जिज्ञासु मन ही देख सकता है। सही कहा। और अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हम एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहते हैं जो शायद सीधे तौर पर इस छठी कक्षा की किताब में नहीं लिखा है, लेकिन आज की हमारी इस बातचीत से ही गहराई से जुड़ा है। वो क्या है? जरा इस बारे में सोचिए। अगर एक खराब पेन को चलाने के लिए या कुकर की सीटी को ठीक करने के लिए हम स्वाभाविक रूप से विज्ञान के इन 5 चरणों का इतनी कुशलता से इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा अगर हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और उलझी हुई समस्याओं के लिए भी जानबूझकर इसी 5 स्टेप वैज्ञानिक विधि को अपना लें? ये विचार सच में बहुत सी परतों को खोलता है। अक्सर हम अपनी व्यक्तिगत या व्यावसायिक समस्याओं में भावनाओं में बह जाते हैं। बिल्कुल। क्या होगा अगर हमारा कोई बिजनेस प्रोजेक्ट फेल हो रहा हो, या हमारे दफ्तर का माहौल खराब हो, या फिर हमारा कोई बहुत करीबी रिश्ता उलझ गया हो, और हम वहां गुस्सा होने या हार मानने की बजाय एक वैज्ञानिक की तरह सोचें? ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। क्या हमारी सबसे बड़ी परेशानियां, हमारे तनाव और हमारे उलझे हुए रिश्ते भी महज एक पजल का हिस्सा नहीं है, जिसके सिर्फ कुछ टुकड़े गलत जगह लग गए हैं? क्या होगा अगर हम पहले अवलोकन करें कि असल में क्या गलत हो रहा है, फिर बिना किसी को दोष दिए एक प्रश्न पूछें, उसका कारण जानने का अनुमान लगाएं, किसी नए तरीके से बात करके उसका परीक्षण करें और अंत में शांति से उसका विश्लेषण करें? शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लग सकता है कि इंसान रिश्तों या भावनाओं को विज्ञान के चश्मे से देखे, लेकिन असल में ये हमें अनावश्यक तनाव से बचा सकता है। बिल्कुल बचा सकता है। ये हमें सिखाता है कि चीजों के काम ना करने पर घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक नए अवलोकन और परीक्षण की जरूरत है। शायद हमारे जीवन की सबसे बड़ी और डरावनी उलझनों का हल भी उसी वैज्ञानिक विधि में छिपा है, जिसका इस्तेमाल एक बच्चा अपनी टूटी हुई खिलौना गाड़ी को समझने के लिए करता है। इसी खूबसूरत विचार के साथ हम आज के इस गहरे अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। अपने आसपास की दुनिया को उसी पुरानी बचपन वाली नज़र से ध्यान से देखते रहिए। हर रोज कुछ नया अवलोकन कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, क्यों पूछते रहिए। क्योंकि जो सवाल पूछता है वही